कैसे हैं मेरे दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल सर, पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है सर और अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है सर। जिंदगी भी बड़ी अच्छी चल रही है। आओ चलो इसी के साथ साथ आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्लास छोड़ी कहां पे थी। आओ जरा सर, हमने पिछले लेक्चर में कहा क्लास छोड़ी थी। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताओ, क्या पिछले लेक्चर में आपको मैंने जो भी कराया था वो आपने ये लेक्चर देखने से पहले सब रिवाइज कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया ना, बिल्कुल। चल, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना आप नया लेक्चर मत देखना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले पुराने लेक्चर को ढंग से रिवाइज कर लेना। आओ, तो लास्ट में मैंने जो आपको पढ़ाया था, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें करी थी, पर हम लास्ट की बात करता हूं जहां मैंने छोड़ा था। सर, लास्ट में जो हमने पढ़ा था, कहां गया, कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमने पढ़ा था। और हाँ, ये रहा सर, कॉन्सेप्ट नंबर 8 में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था व्हाट आर द नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। यानी कि हमारे पास 3 लेवल थे। बताओ कौन कौन से लेवल थे सर? एक था मेरे पास कॉर्पोरेट लेवल, एक था मेरे पास बिजनेस लेवल और एक था मेरे पास फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल टॉप होता है, उसके नीचे कॉर्पोरेट लेवल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था? मुकेश अंबानी जी। ठीक है, बिजनेस लेवल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था आकाश अंबानी जी। और फंक्शनल लेवल जो होते हैं वो मेरे जो फंक्शंस करते हैं, जैसे एचआर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ये मेरे फंक्शनल डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये हमने सारा कुछ सीखा था। अब इसके अंदर मैंने क्लास छोड़ी थी जहां मैंने आपको कहा था कि ये लोग आपस में कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इनका क्या रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। तो वैसे तो मैंने आपको कहा था कि बहुत टाइप के रिलेशंस होते हैं जो हमें अलग अलग ऑथर्स ने बताए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 टाइप के रिलेशन है। पहला है फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल मैनेजर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और तीसरा है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। आओ जरा, तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल मैनेजर का क्या रिलेशनशिप होता है। आओ जरा मेरे साथ साथ। यहां पे आप बात कर रहे हो किसकी? हम बात कर रहे हैं सर नेटवर्क रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन द 3 लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। आओ जरा, सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल कौन होते हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल पे वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को एक्चुअली में क्या चाहिए। बिजनेस लेवल पे वो होते हैं जो डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं प्लान और एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन उनका जो है लेवल वो उनकी पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस तक ही होता है। कॉर्पोरेट लेवल जो होता है वो पेरेंट कंपनी होती है, वो उसके अंडर आने वाली सारी कंपनीज को संभालती है। फंक्शनल लेवल जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, जो ये प्लान बनाते हैं दोनों, इनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन लेवल की होती है, रिजल्ट लाने की ऑफ प्लान मेड बाय कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल मैनेजर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर, देखो 3 तरीके होते हैं जिसमें ये क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरलिंक करते हैं, नेटवर्क रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? देखो, कह रहे डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप सूट्स द कल्चर। यानी कि हमारे पास वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना नेटवर्क रिलेशनशिप बनाते हैं। अभी समझ आएगा आपको मैं क्या बात कह रहा हूं। पढ़ो जरा क्या लिखा है। सबसे पहले तो कह रहे इंटरेस्टिंगली इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है व्हाट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि किस तरह का रिलेशनशिप, नेटवर्क रिलेशनशिप उनको बनाना है, कल्चर कैसा रखना है, एस्पिरेशंस कैसी होनी है। सिंपल बात कहूं तो देखो, आप बहुत सारी चार्टर्ड फर्म्स में जाओगे, बहुत सारी कंपनीज में जाओगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हम, मेरी जहां पे आर्टिकलशिप थी तो एक हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग थी, वहां पे एक ऑफिस था, आई थिंक वो शायद रेडियो का कोई ऑफिस था, फीवर 104 का ऑफिस था। तो मैं जब वहां पे गया तो मैंने देखा कि वहां पे जो भी लोग थे, एम्प्लॉयज जो थे, वो सब बहुत ही कैजुअल कपड़े पहन कर आते थे। कोई निक्कर पहन के आ रहा है, कोई फटी हुई जीन्स पहन के आ रहा है, कोई टी शर्ट डाल के आ रहा है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल जब हम जाते हैं, जैसे हम और आप जाएंगे, तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनलिज्म की कि हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब क्या था,
मैंने वहां देखा यार उनका कल्चर कैसा है, कोई जीन्स पहन के आ रहा है, कोई शॉर्ट्स पहन के आ रहा है, कोई टी शर्ट पहन के आ रहा है। तो ये कह रहा है कि डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशनशिप वो बनाना चाहते हैं, नेटवर्क रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं किससे, अपना ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो कहीं जगह पे ऐसे होता है कि जैसे मैनेजर है, ये हमारा मैनेजर है, कौन सा मैनेजर है सर, ये मेरा बिजनेस लेवल का मैनेजर है। तो ये क्या कहता है अपने इंप्लॉइज को, या फंक्शनल लेवल मैनेजर या बाकी इंप्लॉइज को कहता है कोई भी दिक्कत हो, इसके नीचे वैसे कौन सा आएगा सर, फंक्शनल लेवल वाला। तो बिजनेस लेवल मैनेजर क्या कहेगा अपने फंक्शनल लेवल मैनेजर और अपने इंप्लॉइज को, ये कहेगा कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली मेरे पास आ जाओ। ये भी कहेगा डायरेक्टली मेरे से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, होता है बहुत जगह पे जहां पे फ्रीली मूव करने की आजादी होती है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इंप्लॉय को ये कहा जाए देखो बिजनेस वाले से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, जो भी बात है पहले फंक्शनल लेवल पे जाएगी, उसके बाद बिजनेस लेवल पे जाएगी। क्या पर्टिकुलरली ऐसा होता है? बिल्कुल सर ऐसा होता है। जैसे किसी भी इंप्लॉय को अगर अपनी सैलरी बढ़वानी है, उसको लगता है कि मेरी सैलरी कम है सर, मुझे काम बहुत मैं ज्यादा करता हूं, उस हिसाब से मुझे कंपनसेशन कम मिलता है, तो वो क्या डायरेक्टली इसके ओनर को, जो बिजनेस या कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा हुआ है, अंबानी को सीधा मेल कर देंगे कि देखिए मुकेश जी, मैं यहाँ पे आपका एम्प्लॉय हूँ, एक जियो की कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हूँ, और जो है मेरी ना सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। तो वो क्या सीधा मुकेश अंबानी साहब को मेल करेंगे? नहीं, उनके जो यहाँ पे लेवल है, जो उनका मैनेजर है, पहले वो उनसे बात करेंगे। इनसे बात नहीं बनती तो फिर वो आकाश अंबानी भाई साहब से बात करेंगे, और उनसे भी बात नहीं होती तब जाके कहीं वो मुकेश अंबानी साहब से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिलेशनशिप होता है, नेटवर्क का रिलेशनशिप अलग अलग। इसमें सबसे पहले आता है, हमें 3 टाइप के रिलेशनशिप पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है इसमें फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल का रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? कि फंक्शनल लेवल मैनेजर और डिविजनल लेवल मैनेजर का क्या रिलेशनशिप है। देखो, सबसे पहले हमने बात करी क्या, इंडिपेंडेंट रिलेशन। किसका इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है सर? डिफरेंट डिवीजन में, डिवीजन 1 आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और उनकी जो बिटिया है, उनके बीच में अलग अलग डिवीजन पे काम कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट। तो कह रहे ईच फंक्शन एंड डिवीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। ये कहना चाह रहा है कि सर देखो, जो डिफरेंट डिवीजन है ना, ये जो आपस में डिवीजन इंटरेक्ट करेंगे, इनका इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा। क्या होगा? आपस में इंडिपेंडेंट। सेम सर यहाँ पे, सेम यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शनल लेवल के जो मैनेजर हैं, इनका रिलेशनशिप भी क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इनका रिलेशनशिप भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यही लिख रहा है, कह रहा हर एक फंक्शनल और डिविजनल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। सेल्स वाला अलग ऑपरेट कर रहा है, मार्केटिंग वाला अलग ऑपरेट कर रहा है, अकाउंटिंग वाला अलग ऑपरेट कर रहा है। सेम डिवीजन में रिलायंस इंफोकॉम अलग ऑपरेट कर रहा है, रिलायंस रिटेल अलग ऑपरेट कर रहा है, रिलायंस एंटरटेनमेंट अलग ऑपरेट कर रहा है। तो इनका बीच का रिलेशन क्या है सर? इंडिपेंडेंट है। फिर कह रहा है अंडर इट्स रिस्पेक्टिव हेड हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर। ठीक है, यानी कि जो डिविजनल लेवल जो मैनेजर काम कर रहे हैं, वही क्या है? बिजनेस लेवल मैनेजर है। तो वो कह रहा है उनके अंडर ही वो सब काम कर रहे हैं। बात समझ आई? कह रहा फंक्शनल लेवल एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन विद इन देयर फंक्शन। अपना फंक्शन उसको सही तरीके से करना है, जैसे मार्केटिंग हो गया, और मार्केटिंग वाला कह रहा है स्ट्रेटेजी बनाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब मार्केटिंग वाला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा। कह रहे डिवीजन लेवल एंश्योर द सक्सेस ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन। रिलायंस इंफोकॉम, जियो इन्फोकॉम में अनंत अंबानी भाई साहब हैं, वो अपने डिवीजन की बात करेंगे। अच्छा, वो टॉय भी बेचती है, जैसे हेमलेस करके कोई है, हेमलेस करके, ठीक है, आपने देखा होगा, हेमलेस करके नाम है, शायद मैं ढंग से नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है वो भी रिलायंस का ही है। तो कह रहे हैं कि अलग अलग डिवीजन वाले अपने डिवीजन के लिए काम करेंगे, तो डिफरेंट डिवीजन वाले के रिलेशन इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट फंक्शन वालों का रिलेशन इंडिपेंडेंट है, ये कहना चाह रहा है। रिपोर्टिंग क्या है सर? रिपोर्टिंग बड़ा सिंपल है। फंक्शनल लेवल किसको रिपोर्ट करेंगे सर? वो अपने बिजनेस हेड को, यानी सीईओ या डिविजनल लेवल वाले को रिपोर्ट करेंगे। डिविजनल लेवल वाले किसको रिपोर्ट करेंगे सर? बिजनेस लेवल वाले को रिपोर्ट करेंगे, जो उसका बिजनेस लेवल पे टॉप होगा, यानी अनंत अंबानी भाई साहब। और बिजनेस लेवल वाले किसको रिपोर्ट करेंगे? कॉर्पोरेट लेवल वाले को। ठीक है, फिर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इनका? बिल्कुल सिंपल, बड़ा सीधा है। बोथ स्ट्रक्चर नीड टू वर्क टुगेदर फॉर स्मूथ ऑपरेशन। सारे स्ट्रक्चर को आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा ताकि स्मूथ ऑपरेशंस चलता रहे।
एग्जाम्पल कि देखो, मार्केटिंग फंक्शन एंश्योर एडवर्टाइजिंग फॉर ऑल डिवीजन। मार्केटिंग वाला जो है वो डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 सबके लिए काम करेगा, ठीक है। और फाइनेंस फंक्शन एंश्योर बजटिंग फॉर डिफरेंट डिवीजन। फाइनेंस फंक्शन अलग अलग डिवीजन के लिए काम करेगा। द किड्स टॉय डिवीजन वर्क विद मार्केटिंग टीम। जो टॉय डिवीजन है वो मार्केटिंग टीम के साथ काम करेंगे ताकि अपना नया प्रोडक्ट प्रमोट कर सके। मुझे बताओ, बात समझ आई? देखो, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप टू स्टाफ, यानी इंप्लॉइज तक, आर इन सेम हायरार्किकल पोजीशन। सबके सब सेम हायरार्किकल पोजीशन में है। A horizontal relationship is an organization in an organization means that employee regardless of their job title, seniority, work together at same level with minimum hierarchical। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब सेम लेवल पे हैं। दिस इज स्ट्रक्चर इज फ्लैट, इसको फ्लैट कहा जाता है। मीनिंग देयर आर फ्यू और नो लेयर, इसमें कोई लेयर नहीं होती किसकी, मिडिल मैनेजमेंट की, बिटवीन टॉप एग्जीक्यूटिव एंड इंप्लॉइज। तो रियल वर्ल्ड में अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे कि गूगल ने अर्ली डेज पे, शुरुआती दिन में ये स्ट्रक्चर अपना रखा था, ठीक है। कह रहे कि एनकरेज इंप्लॉय टू शेयर आइडियाज अक्रॉस विदाउट स्ट्रिक्ट हायरार्किकल। टेस्ला में जैसे मैंने आपको बताया इलॉन मस्क ने कर रखा है, इंप्लॉय डायरेक्टली इलॉन मस्क के पास जाके बात कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पे फ्लैट स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। क्या इसके फीचर है सर? फ्लैट स्ट्रक्चर है। अनलाइक ट्रेडिशनल हायरार्किकल की पहले नीचे फिर बॉस फिर बॉस, इसके अलावा ट्रेडिशनल के अलावा फ्लैट स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेयर। यहाँ पे लेयर खत्म हो जाती है, डायरेक्टली जाके आप अपने कॉर्पोरेट लेवल के बॉस से बात कर सकते हो। क्रिएटिंग मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट, इससे मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कमॉन, कि आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं और उस अकॉर्डिंग ही लिखना है। फिर इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब भाई इंप्लॉय एट डिफरेंट लेवल आर एनकरेज टू शेयर आइडियाज। कोई छोटा इंप्लॉय है जो अब भी लगा है, इंटर्न भी है, वो भी अपना आइडिया शेयर कर सकता है। उसको ये नहीं कहेंगे अरे ये क्या है, ये तो अभी लगा है, इसको 2 दिन आए हुए नहीं हुए, ये ज्यादा अपनी चला रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भी कॉर्पोरेट लेवल इलॉन मस्क के पास जाके बात कर सकता है। एंड कोलैबोरेट रेदर देन वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम सीनियर मैनेजर। उसको सीनियर मैनेजर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इंप्लॉइज डायरेक्ट जाके अपने टॉप लेवल मैनेजर से अगर बात कर सकते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। सिंस देयर आर फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल बहुत कम होते हैं, कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड ओपन विच हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग। फोकस ऑन इनोवेशन, बिल्कुल इनोवेशन होगा भाई। इंप्लॉइज से अगर आप बात करोगे, जानोगे, एक्चुअल में देखो फंक्शनल लेवल वाले ही इंप्लॉय से डील करते हैं और इंप्लॉय क्लाइंट से डील करते हैं। जो टॉप लेवल पे है उसको क्लाइंट की या कस्टमर की जो विश है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पता नहीं होती, लेकिन स्टाफ को पता होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप एसी लेते हो, उसकी सर्विस होती है, कार लेते हो, तो हम बोलते हैं यार ये ऐसा क्यों बना रखा है, इससे बढ़िया तो ऐसा कर देते कि कार ले जाओ, कार छोड़ाओ। फिर वो क्या कहता है, कह रहा है सर हम भी परेशान है, जो काम करने आता है वो कहता है सर देखो हम भी परेशान है, पर कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हम क्या करें बताओ, ऐसा होता नहीं होता। तो वो कह रहा है कि इंप्लॉय फील एम्पावर्ड, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इंप्लॉय जो है एम्पावर फील करता है टू कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड टेक ओनरशिप। और इंप्लॉय जाके डायरेक्टली कह सकता है कि सर देखो कस्टमर्स के साथ ये दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, इसको आप ठीक कर लीजिए, या हम कोई प्रोसीजर बनाते हैं इसको ठीक करने का। देयर वर्क लीडिंग टू मोर क्रिएटिविटी एंड फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर कह रहा है बेटर टीम कोलैबोरेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर एज इक्वल। सारे डिपार्टमेंट इक्वली काम करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी एंड एनकरेजिंग टीम वर्क, इससे टीम वर्क हमारा बढ़ता है। लास्ट आता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। भाई मैट्रिक्स बना हुआ है, देखो अगर आप यहां देखो इमेज में मैट्रिक्स बना हुआ है, क्या है सर इसमें, मैट्रिक्स रिलेशनशिप इज अ कॉम्प्लेक्स लेकिन हाईली इफेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर इंप्लॉइज रिपोर्ट टू मल्टीपल मैनेजर, अलग अलग मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। दिस कॉमनली यूज्ड इन लार्ज कंपनी, कहां यूज होता है, कमॉन, लार्ज कंपनी में यूज होता है। एंड कॉन्ग्लोमरेट्स दैट रिक्वायर क्रॉस फंक्शनल, जहां पे क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन हैंडल करना होता है, ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके।
तो एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली एक साथ रिपोर्ट करते हैं किसको, मल्टी बिजनेस लेवल मैनेजर को वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल हायरार्किकल वेयर एम्प्लॉय रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर, जहां पे ट्रेडिशनली एक मैनेजर को रिपोर्ट करा जाता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, फॉलो होता है एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी ऐसे ऐसे ग्रिड बनी होती है, अलग अलग मैनेजर्स को रिपोर्ट करनी होती है। वेयर एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली रिपोर्ट टू मल्टीपल बिजनेस लेवल मैनेजर, ठीक है, याद रखो दोस्तों क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, मल्टी बिजनेस लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करना, किसमें, मैट्रिक्स रिलेशनशिप में, ठीक है। अच्छा फीचर क्या है सर, ड्यूल अथॉरिटी होती है, मतलब सर अलग अलग मैनेजर्स को रिपोर्ट होता है, तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे क्या हैं सर, अथॉरिटेटिव है। तो हर एक एम्प्लॉयज वर्क अंडर टू मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, फंक्शनल मैनेजर को भी करेगा और अपने जो ऊपर टॉप का मैनेजर है उसको भी करेगा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करेगा, जो मैंने आपको यहां बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और अपने डिपार्टमेंट के फंक्शनल मैनेजर या बिजनेस लेवल मैनेजर जहां से भी वो टीम से आया है, जहां से भी उठकर आया है उसको रिपोर्ट करेगा। एंश्योर एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम बोथ, और दोनों ही उसको उस प्रोजेक्ट के लिए गाइड भी करेंगे। टेम्परेरी टास्क के लिए होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम आर फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनता है, वंस प्रोजेक्ट कंप्लीट एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। ये बातें आपको सारी याद होनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर आना है। फ्लेक्सिबल एंड कोलैबोरेशन, एनकरेज टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग क्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां देखिए, कम ऑन सामने देखिए, एनकरेज करता है टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर को वो रिपोर्ट करेगा तो नॉलेज शेयरिंग भी सब में बटेगी। एम्प्लॉय गेन एक्सपीरियंस इन मल्टीपल रोल, अलग अलग रोल में मल्टीपल रोल के अंदर एक्सपीरियंस गेन करता है, इस प्रोजेक्ट पे भी काम करा है मैंने, इस पे भी काम करा है, तो उसके स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर सूटेबल है लार्ज कंपनीज के लिए, कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए, आइडल फॉर लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स मैनेजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया। हेल्प करता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ग्लोबल बोल दिया, अच्छा ग्लोबल ऑपरेशन एफिशिएंसी। फिर फंक्शनल मैनेजर हैंडल करते हैं एक्सपर्टाइज, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट बिजनेस मैनेजर जो है लीड करते हैं उस टेम्परेरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को। जैसे कि सर अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो बोइंग, बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, जो कि एरोप्लेन्स पे काम करती है, एरोप्लेन्स बनाती है, फाइटर जेट्स भी बनाती है ये। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज करती है न्यू एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। गूगल भी इंप्लॉय कोलेबोरेटेड, अलग अलग जगह से इंप्लॉय को बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे भी एक क्लाइंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे इंडिया में, बेंगलुरु के अंदर, तो उनको भी यूएस में बुलाया गया, उनको 4 महीने के लिए यूएस में बुलाया गया एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग वर्ल्ड में से लोगों को, जहां पे भी उसका काम होता है, वहां से अच्छे अच्छे लोगों को उसने उस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया ताकि वो उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर सके। फिर 4 महीने में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उनको अपने अपने घर भेज दिया गया। तो नासा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नासा भी क्या करती है, इंजीनियर को मल्टीपल स्पेस मिशन के लिए साइमल्टेनियसली अलग अलग लोगों को बुलाती है। एग्जाम्पल, इफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्चेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लॉन्च करना है तो प्रोजेक्ट टीम बनाएगी, जहां से वो इंजीनियर्स लेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स उठाएगी, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, ये अलग अलग फंक्शन से क्या होगी, अलग अलग लोगों को उठा लिया जाएगा, अलग अलग लोगों को उठा लिया जाएगा। अब ये रिपोर्ट करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट को, उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो कह रहे हैं ईच टीम मेंबर कंटिन्यू टू रिपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, जैसे कि फाइनेंस हेड हो गया फॉर बजट अप्रूवल, वाइल ऑल्सो उसके साथ साथ रिपोर्ट किसको करेंगे सर, मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को जो कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, ठीक है। यहां देखिए, कम ऑन, क्या बताओ, मेरी जो बातें थी वो क्लियर हुई सारी की सारी? क्या आपको अब इन सब चीजों में, इन सब बातों में क्लियरिटी हो गई? कौन कौन सी? सर देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा, कम ऑन सामने देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा सर, सबसे पहले हमने पढ़ा
जो हमारा ये था फंक्शनल लेवल और डिविजनल लेवल का रिलेशनशिप, फंक्शनल लेवल, डिवीजन लेवल। सर देखिए डिवीजन लेवल की अगर बात करें तो दो टाइप की कंपनी होगी, जहां पे सिंगल डिवीजन होगा या फिर मल्टीपल डिवीजन होगा। सिंगल डिवीजन के अंदर कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल दोनों ही डिविजनल लेवल पे आते हैं, दोनों ही डिवीजन लेवल पे आते हैं। और रिपोर्टिंग का तरीका ये होता है कि फंक्शनल लेवल वाला रिपोर्ट करेगा बिजनेस लेवल वाले को, और बिजनेस लेवल वाला रिपोर्ट करेगा कॉर्पोरेट लेवल वाले को। और अगर सर आप ये बात करते हो, और अगर आप ये बात करते हो कि मल्टी डिविजनल लेवल है, मल्टी डिविजनल लेवल है, अच्छा एक चीज और यहां पे मैं और बता दूं, ये जो है एचआर, प्रोडक्शन, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के अंदर जो लोग हैं उनका क्या होगा? सर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर एक फंक्शन इंडिपेंडेंट काम करता है, हर एक फंक्शन इंडिपेंडेंट काम करता है। तो अब आते हैं मल्टी डिविजनल में। सर डिवीजन होता है 1 2 3, ये डिवीजन जो आपस में, ठीक है, मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी और अनंत अंबानी, ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे? सर इंडिपेंडेंट रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? सर इंडिपेंडेंट। लेकिन हर एक डिवीजन को रिपोर्ट किसको करना होता है? सर पापा जी को रिपोर्ट करना होता है, अंबानी जी को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अंबानी जी को ये रिपोर्ट करेंगे, आपस में इनका रिलेशनशिप क्या होता है? सर आपस में इनका रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट। फिर फंक्शन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है? सर इंडिपेंडेंट। कम ऑन, हमने यहां पे सारी बातें सीख ली। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सर हमने पढ़ा कौन सा? उसके बाद हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? सब बराबर है, एक ही लाइन पे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। फंक्शनल लेवल वाला सीधा डिवीजन लेवल से बात कर सकता है, डिवीजन लेवल वाला सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर सकता है, फंक्शनल लेवल वाला चाहे तो रिपोर्ट कर सकता है सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर को, और स्टाफ वाला भी कोई चाहे तो रिपोर्ट कर सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर को। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। फ्लैट स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स में क्या होता है? सर मैट्रिक्स में सबसे पहले तो आपके पास प्रोजेक्ट होना जरूरी है। ये प्रोजेक्ट क्या है? सर टेम्परेरी प्रोजेक्ट होता है। कौन सा प्रोजेक्ट होता है? सर टेम्परेरी प्रोजेक्ट होता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन या फंक्शन से लोगों को उठाते हैं और टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर टीम बनाते हैं। और इस टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किसको करते हैं? सर हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको रिपोर्ट करेंगे, एज वेल एज जो उनके उनके रिस्पेक्टिव टीम के जो मैनेजर हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। यानी एक मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया। इसके लिए क्या जरूरी है? सर टेम्परेरी टास्क जरूरी है। मुझे बताओ, कहीं पे भी कोई आपको ऐसी दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? सर हमें क्वेश्चंस करने हैं। आओ फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाओ सर। एमसीक्यूज पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें समझ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर देना है। आओ सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। गेम प्लान मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप कोई गेम खेलते हो, जैसे पबजी हो गया, बैटल ग्राउंड हो गया, तो सबसे पहले आप एक प्लानिंग के हिसाब से, अब तो इसके मेरे ख्याल से टूर्नामेंट भी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में इसके टूर्नामेंट होते हैं, वहां प्रॉपर टीम होती है, प्लान के हिसाब से वो उस गेम को खेलते हैं। तो कह रहा है कि भाई स्ट्रेटेजी भी जो है एक गेम प्लान ही है, एक बिजनेस का गेम प्लान है। ये मेनली किस लिए यूज होती है? टू टेक मार्केट पोजीशन, की मार्केट में पोजीशन के लिए। सर पता नहीं, लग तो रहा है, देखते हैं आगे। कह रहे टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। सर ये भी हो सकता है कि हाँ भाई स्ट्रेटेजी इसलिए भी होती है, स्ट्रेटेजी एक तरीके से लंबी गेम की बात हो रही है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मार्केट पोजीशन भी हमें चाहिए, मार्केट में नाम बनाना है। जैसे जियो है, जियो को मार्केट में नाम बनाना था और उसको सेटिस्फाई अट्रैक्ट करना था कस्टमर्स को। और क्या था सर? रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। हाँ सर ये भी है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज भी करते हैं। तो सर सारे के सारे ही ठीक लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर है ऑल दी अबव। ठीक है, चलो आओ जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सी बात सही है? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रेगमेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। सर ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी जो है वो प्रेगमेटिक हमेशा नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। मतलब वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजी में हमेशा प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाता है, नहीं सर, अपॉर्चुनिटीज पे भी ध्यान दिया जाता है, थ्रेट्स पे भी ध्यान दिया जाता है। एंड नॉट फ्लेक्सिबल नहीं सर, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होती है। फिर कह रहा है स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। हाँ सर ये कहीं से लग रहा है कि स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट नहीं होती,
फ्लॉज होते हैं और ऑप्टिमल होते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं उसको परफेक्ट बनाने की, पर स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कब क्या चेंज आए हमें नहीं पता। तो ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, यही पढ़ के ही पता चल रहा है। स्ट्रेटेजी कैसे परफेक्ट हो गई? फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रेगमेटिक, मतलब सर स्ट्रेटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल होगी बिल्कुल, लेकिन प्रेगमेटिक नहीं होगी, यानी हमेशा प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देगी। सर ये भी बात गलत है। स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल है लेकिन वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशन पे भी ध्यान देती है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा निकला सर? मेरा आंसर निकला ये बी वाला। स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, कभी परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती और ऑप्टिमल नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां हर स्ट्रेटेजी में रह जाती है। चलेगा इसका मॉन। थर्ड नंबर, स्ट्रेटेजी 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 इज प्रोएक्टिव इन एक्शन। हाँ सर ये पढ़ा था, प्रोएक्टिव होती है। फिर स्ट्रेटेजी इज रिएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, हाँ से थोड़ा सा रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों ही होता है इसमें। फिर अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, हाँ सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव भी होती है, यानी होने क्या वाला है उस हिसाब से ही क्या कर लो, पहले से स्ट्रेटेजी बना के रख लो। हमें लगता है सर डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत जाएगा, जीत के वो बिजनेस पे टैरिफ लगा देगा, तो क्यों ना अपना एक्सपोर्ट अभी से इंक्रीज कर दो, या माल पहले से ही खरीद लो कि भाई आगे चल के एक्सपोर्ट पे टैरिफ लग गए, इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग गए, माल महंगा हो गया तो अभी खरीद के रख लो। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की, अब उसने टैरिफ लगा दिए, अब क्या करें भैया, दूसरा कोई ढूंढो जहां पे टैरिफ नहीं है, वहां से सामान खरीदो। तो स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड, मिक्सचर है किसका? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव कंडीशंस या एक्शंस दोनों का। फिर कह रहा है पॉइंट नंबर फोर में कह रहा है कि स्ट्रेटेजी जो है, पॉइंट नंबर फोर में कह रहा है स्ट्रेटेजी, सॉरी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्लान स्ट्रेटेजी। सर रिएक्टिव का मतलब होता है जब कोई घटना हो जाए फिर हम उस पर रिएक्ट करें। सर हमें टीचर ने चांटा मारा फिर हम रोने लगे, ये हमारे रिएक्शन है। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी प्लान होती है कि हम पहले से प्लानिंग करके जाएंगे कि टीचर के मारने से पहले ही रोने लग जाएंगे। हाँ सर हम करते थे प्लानिंग, ऐसा घर वालों के साथ करते थे, डंडा पड़ने से पहले चिल्लाने लग जाते थे, उनको लगता था कि इसको ज्यादा लग रही है जबकि पड़ा भी नहीं था, जिस वजह से मार कम पड़ती थी। ठीक है चलो, तो सर ये गलत है क्योंकि प्लान नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेटेजी रिएक्टिव वाली स्ट्रेटेजी। हाँ प्रोएक्टिव अगर है, प्रोएक्टिव तो ये तो क्या होती है सर, ये हमेशा प्लान होती है, यानी घटना घटने से पहले ही आप काम करो, दैट इज प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब घटना घटने के बाद उसके रिस्पॉन्स में रिटेलिएट करना, दैट इज रिएक्टिव। तो प्लान नहीं होती। अडेप्टिव, सर अडेप्टिव हो सकती है। साउंड स्ट्रेटेजी, सर साउंड क्या हो गया? और डायनेमिक स्ट्रेटेजी, डायनेमिक तो नहीं है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर फोर में क्या आएगा सर? पॉइंट नंबर फोर में साउंड स्ट्रेटेजी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी में आएगा, क्योंकि एक्चुअली में रिएक्टिव क्या है कि अब घटना घट गई, अब इसके हिसाब से, घटना के हिसाब से, कम ऑन, घटना के हिसाब से आप रिएक्शन दे रहे हो, दैट मींस आप उसको अब अडेप्ट कर रहे हो, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर फाइव कह रहा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड देयर, देखो फॉर्मुलेशन मतलब बनाना, स्ट्रेटेजी को बनाना और इंप्लीमेंट करना स्ट्रेटेजी। कह रहा है मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय, कौन करता है सर? टॉप लेवल बिल्कुल करते हैं सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल वो भी करते हैं सर, लोअर लेवल भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर है ऑल दी अबव, सभी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, याद रखना फॉर्मुलेटिंग मतलब बनाना और डेवलप करना रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी। कौन कौन बनाता है सर? कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कॉर्पोरेट और फंक्शनल लेवल भी बनाते हैं, हाँ सर ये भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। फंक्शनल मैनेजर और बिजनेस वाले भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। डी में कह रहा है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बनाते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर बनाते हैं और फंक्शनल लेवल में बनाते हैं। तो सबसे सही आंसर कौन सा हुआ सर? सबसे सही आंसर हुआ डी, जिसमें सारे लेवल आ गए मैनेजर के, क्योंकि हर मैनेजर अपने लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर रोल इज टू ट्रांसलेट द जर्नल स्टेटमेंट यानी स्ट्रेटेजीज इनटू
कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी, यानी कह रहा है कि कौन से लेवल के मैनेजर जो हैं, कौन से लेवल के मैनेजर जो है प्लानिंग को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या सुपरवाइजर करता है? नहीं, सुपरवाइजर का अपना अलग कोई काम नहीं होता, मतलब अपना कोई इसका स्ट्रेटेजी का ऐसा नहीं है कि वो इंप्लीमेंट करेगा। क्या फंक्शनल लेवल करते हैं? बिल्कुल सर, फंक्शनल लेवल ही करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाता कौन है? कॉर्पोरेट लेवल, और डिवीजन के अंदर बनाता है सर बिजनेस लेवल के अंदर, मतलब बिजनेस लेवल मैनेजर, ये दोनों बनाते हैं। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, यानी कि क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि सर कि जो जर्नल स्टेटमेंट है हमारी स्ट्रेटेजी का, उसको कॉन्क्रीट तरीके से, उसको सांचे में कौन डालता है सर? फंक्शनल लेवल डालता है, सीईओ नहीं डालता, क्योंकि सीईओ तो स्ट्रेटेजी को बनाने में हेल्प करता है, ये तो बिजनेस लेवल पे हो गया। करता कौन है सर? फंक्शनल लेवल मैनेजर करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है, एचआर पर्सोनल ही हो गया आपका, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है, ये सब ये काम करते हैं। फिर कह रहा है विच स्टेटमेंट शुड क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसमें से कौन सा बनता है? स्ट्रेटेजी पहले बनती है, विजन पहले बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, मिशन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम दूर की देखते हैं, दूर को देखते हैं, यानी सबसे पहले हम विजन बनाते हैं, उस विजन के हिसाब से हम मिशन बनाते हैं, और ये सब कुछ किस में आता है? ये सब कुछ मिलके बनते हैं मेरे स्ट्रेटेजी। फिर छोटे टर्म्स के लिए, छोटे टारगेट्स के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें सही आंसर क्या है सर? सबसे पहले क्या बनता है? फर्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है सर विजन, सेकंड आता है सर मिशन। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अनेबल, ठीक है, कम ऑन, यहां देखिए दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू, इंस्टेड ऑफ कंपनी जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन देयर बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है, वो क्षमता देती है, ताकत देती है इन किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, किस चीज के लिए? कि प्रोएक्टिव रहे। हाँ सर सही कह रहा है कि हाँ प्रोएक्टिव रहे। डिटरमाइन व्हेन द थ्रेट विल सबसाइड, यानी कि ये डिटरमाइन करना कि थ्रेट कब होगा। नहीं, ये तो नहीं है सर, क्योंकि डिटरमाइन करना कि थ्रेट कब होगा ये तो हमें नहीं पता होगा। अवॉइड थ्रेट्स, कि हम थ्रेट को अवॉइड कर दे, सर ये भी गलत है, हम थ्रेट को जनरली अवॉइड नहीं कर पाते। डिफीट कॉम्पिटिटर, सर कॉम्पिटिशन कभी भी डिफीट नहीं होता, कॉम्पिटिशन हमेशा होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है। तो इसका आंसर क्या है सर? हमेशा प्रोएक्टिव रहना, हमेशा प्रोएक्टिव रहना। ये मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ये ताकत देती है। इंस्टेड ऑफ कंपनी जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट इन द बिजनेस, कि बैठे हुए हैं, अब थ्रेट हो गया, अब हम रिस्पॉन्ड करें। यानी कि जियो सोच रही थी कि भाई हमारा बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, हमने फ्री में इंटरनेट दे देके बहुत लोगों को अपना बना लिया। अब एक नई कंपनी आई, उसने फ्री में नेट देना शुरू कर दिया, जियो ने तो पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। मान लेते हैं, कम ऑन, मान लेते हैं एक ऐसे कंपनी आई जो फिर से फ्री में नेट दे रही है, तो क्या कस्टमर बेस शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल सर, बहुत सारा कस्टमर बेस शिफ्ट हो जाएगा। और अभी हाल ही में हुआ भी, जब जियो एयरटेल और रिलायंस ने, जियो एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्राइसेस इंक्रीज करे, तो बहुत सारे लोग बीएसएनएल पे भी शिफ्ट हो गए। तो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्षमता देती है, अनेबल करती है, ताकत देती है, किसके लिए? थ्रेट के लिए, कि बस खाली बैठे हुए हैं कि थ्रेट आएगा तब देखेंगे, नहीं, हम प्रोएक्टिव होके काम करेंगे थ्रेट के लिए। तो ये क्षमता देती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर कह रहा है रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, ठीक है, पहले भी रीड कर लेते हैं। कह रहा है स्ट्रेटेजी हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन, स्ट्रेटेजी आर एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रेटेजी आर रिजिडली डिफाइंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन given below select an alternative that represent statement that are true। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है? सर देखो, इसमें से कौन सा सही है? कह रहा है स्ट्रेटेजी हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन, लेकिन सर स्ट्रेटेजी तो लॉन्ग टर्म होती है। देखो, उसने ये नहीं कहा कि स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, वो इंप्लीकेशन की बात कर रहा है। इंप्लाई कैसे होता है? इंप्लाई होता है सर शॉर्ट टर्म के अंदर ही, ठीक है। फिर कह रहा है स्ट्रेटेजीज आर एक्शन ओरिएंटेड। हाँ सर, स्ट्रेटेजी एक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। कह रहा है स्ट्रेटेजी आर रिजिडली डिफाइंड, एकदम रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना होता है रिजिड। तो भाई ये गलत है, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लेकिन इंप्लीकेशन शॉर्ट रेंज में होता है। स्ट्रेटेजी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, कि हमें जो काम करना है उसके लिए ये बात होती है। और स्ट्रेटेजी जो है
फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये गलत है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सही है। तो 1 और 2 ये रहा, 9 का ए, ठीक है, सॉरी 10 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेट करने के बारे में कह रहा है, बनाना। इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट कौन करता है, फंक्शनल लेवल। ये कौन करता है फॉर्मुलेट, कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल। एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन that enable an organization to achieve its objectives। कह रहा है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है स्ट्रेटेजी को बनाने में, इंप्लीमेंट करने में और इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन। कह रहा है कि एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी को बनाना। तो क्या इसमें ये सब चीजें आती हैं कि फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना और कौन सा फंक्शन क्या डिसीजन लेगा वो इसमें होगा। सर हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है, छोड़ते हैं। फिर कह रहा है स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना। तो इवेल्युएट करना मतलब टाइम टू टाइम चेक करते जाना कि क्या हम चीजों के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल बना रखा है। ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, हाँ सर, इंप्लीमेंटेशन तो हो गई तभी तो डिसीजन मेकिंग की बात आएगी। और कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ सर ये है मेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब चीजें किससे होती हैं सर, ये सब चीजें होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंडर होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये सब किस में आती हैं सर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो कह रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑथोरिटेटिव, नहीं सर, पार्टिसिपेटेड नहीं, पार्टिसिपेटेड में पढ़ा ही नहीं। कमांडिंग ये भी नहीं पढ़ा, हाँ प्रोएक्टिव पढ़ा है कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव होने में हेल्प करती है, उसको वो क्षमता प्रोवाइड करती है। चलो गाइस कम ऑन, आ जाओ। अब केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आपको एक एक बात समझ आएगी। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं गाइस, कम ऑन, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मिस्टर राज, ये है मिस्टर राज, हैज बीन हायर्ड एज सीईओ बाय XYZ लिमिटेड इन FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, जैसे कि हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो होते हैं, जो जल्दी जल्दी रिप्लेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई, ठीक है, जो एक टाइम बाद खराब हो जाती है। हमारे जो सेल होते हैं, घड़ी में जो सेल डलते हैं, ये भी फास्ट मूविंग होते हैं। हमारे पास जो पाउडर होता है, शैम्पू होते हैं और क्रीम्स होती हैं जो हम मुंह पे लगाते हैं, मॉइस्चराइजर, ये फास्ट मूविंग होते हैं, जल्दी जल्दी कंज्यूम करे जाते हैं। तो इस कंपनी में इसको सीईओ ऑर्डर बुक करा गया है, ठीक है, मतलब हायर करा गया, बुक नहीं सॉरी, हायर करा गया है। दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू, अच्छा कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कर रही है। डाइवर्सिफाई मतलब इसका एक काम था एफएमसीजी का, जैसे चिप्स हो गए और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ऐसा कुछ काम था। अब ये डाइवर्सिफाई कर रही है कॉस्मेटिक में, कि अब कॉस्मेटिक में जाना चाहते हैं, यानी दूसरा डिवीजन खोलना चाहती है अपना। द कंपनी इंटेंड टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक, कह रहा है एक फील गुड ब्रांड हम निकालेंगे, नाम रखेंगे फील गुड, कॉस्मेटिक का ब्रांड निकालेंगे। XYZ लिमिटेड विशेस टू एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल, कह रहे कि हम लोगों की लाइफ को एनरिच करना चाहते हैं ताकि लोग जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं विद इट्स प्रोडक्ट, बहुत अच्छे लगे, सुंदर लगे, मेकअप करके रील वील बनाए। दैट आर गुड फॉर स्किन, कह रहा है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड आर प्रोड्यूस इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं, कोई भी केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स, क्या बात है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। कह रहा है क्या विजन होना चाहिए और क्या मिशन होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या होना चाहिए। दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज, यानी राज ये क्या मिशन और क्या विजन बनाएगा। तो मिशन होता है सर लॉन्ग टर्म के लिए, विजन होता सॉरी विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मिशन होता है कि हम प्रेजेंट में क्या है। आओ जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले विजन की बात करते हैं। सर विजन जो है वो ब्लूप्रिंट है कंपनी के फ्यूचर के पोजीशन का। कम ऑन मेरे साथ साथ, विजन इंप्लाइज, मेरे साथ साथ कहेंगे, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन।
बिल्कुल ठीक सर, समझ आया। इट डिस्क्राइब, ये बताता है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, हमें जाना कहां पर है ये हमें पता चलेगा। मिस्टर राज, आप बताओ, आप अगर इस कंपनी के सीईओ होते और कंपनी जो है अभी एफएमसीजी से कहाँ जाना चाहती है सर, एक नया डिवीजन खोलना चाहती है कॉस्मेटिक का, और उस कॉस्मेटिक के लिए उसने क्या कहा कि भैया हम जो यूज करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करेंगे, हर्बल मटेरियल यूज करेंगे। तो क्या विजन होना चाहिए हमारा सर? तो फील गुड कॉस्मेटिक एज इंडियन ब्यूटी केयर, हम क्या करना चाहते हैं सर? हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आगे चल के 1,000 करोड़ की कंपनी हो जाए। देखो ये तो हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्या विजन स्टेटमेंट में ये लिखेंगे? क्योंकि विजन स्टेटमेंट किसके लिए है? जनता के लिए। और जनता को हम ये नहीं बता सकते कि हम आपसे पैसा लूट लूट के हम अमीर बनेंगे। तो जनता को क्या बताएंगे सर? हम जनता को ऐसे ही बताएंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी बताती थी कि एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी जब शुरू हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत हर्बल हूं, मैं हर्बल तरीके से ये ड्रिंक बनाती हूँ अपनी, और इसको पीने से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बाद में पता चला इसके अंदर तो बहुत ज्यादा शुगर है। ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं, कहते हैं कि दूध में मिला के पियो, दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, और इसको आप मिलाओगे और बच्चों को पिलाओगे तो पता चलेगा उनको शक्ति तो नहीं पर डायबिटीज जरूर मिल जाएगी। तो ये बात है कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए विजन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो क्या विजन स्टेटमेंट आप बनाओगे? देखो, कह रहे कि फील गुड कॉस्मेटिक इंडियन ब्यूटी कंपनी इट मे हैव विजन। विजन क्या होना चाहिए? कि लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बने, लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बने दैट इंप्रूव्स लुक, ताकि लोगों का लुक इंप्रूव हो, लोग अच्छे बन के रील बनाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग उनको आए और हैप्पीनेस मिले, उनको खुशी मिले। ऐसा करके वो एक विजन स्टेटमेंट बना सकता है। सर क्या ऐसे ही एग्जाम में लिखना है? नहीं, आप अपने तरीके से भी इसका विजन स्टेटमेंट बना सकते थे। क्या विजन स्टेटमेंट बना सकते थे सर? हम बना सकते थे कि हमें लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करने वाली कॉस्मेटिक कंपनी बननी है, या हम कह सकते थे हमारा कस्टमर बेस जो है इतना होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम टॉप कंपनी बने जो ऑर्गेनिक या हर्बल कॉस्मेटिक प्रोवाइड करती है। ऐसा कोई भी विजन जो आपको लगता है आप बना सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसने बहुत सारी चीजें लिख दी है। फिर कह रहा है कि मिशन क्या है सर? मिशन जो है करंटली आप क्या कर रहे हो, तो मिशन डेलिनेट्स द फर्म बिजनेस, उसके गोल और वेज टू अचीव दीज गोल्स, कि भाई उसका अभी क्या बिजनेस है, उसके गोल क्या है, और उन गोल्स को कैसे अचीव करा जाए। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, ये हमने पढ़ा था भाई। मिशन ये बताता है कि आप यहां पे क्यों हो। इट इज डिजाइंड टू हेल्प potential shareholders and investors अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कंपनी। ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि मिशन स्टेटमेंट से हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, पैसा, उनको हम ये बोले देखो ये हमारा मिशन है, ये अंडरस्टैंड कर लो। तो राज एज अ सीईओ क्या कहेगा मिशन स्टेटमेंट में? वो कह सकता है टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, टू एनहेंस लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ को एनहेंस करना, बढ़ाना, गिव देम कॉन्फिडेंस, ताकि मेकअप वेकअप करके अच्छे लगे, कॉन्फिडेंस आए उनको। और उसने कहा था कि हर्बल है तो स्किन भी प्रोटेक्ट होगी, उसने कहा था हार्मफुल एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे, जिससे इन्वायरमेंट पे भी कोई नुकसान नहीं होगा, और इन्वायरमेंट से जो सन रेज जो आपको लगती है वो भी आपको नहीं होगी, और हम हर्बल कॉस्मेटिक से बनाएंगे इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो केस बेस्ड स्टडी करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विजन क्या कह रहा है, मिशन क्या कह रहा है, गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। आओ इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में, ठीक है? अभी नहीं, मतलब क्लास खत्म होने के बाद ही आपको लिखना है। ये आपका क्या है सर? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग। कह रहा है दो कंपनी आपस में लड़ रही हैं, एक है यमी फूड्स और एक है हमारी टेस्टी फूड। कह रहा है कि ये दोनों कंपीट कर रही हैं इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक। कह रहा है रेडी टू ईट स्नैक बना रही है, जैसे खोला चिप्स का पैकेट है और खा लिया। इन पटना, पटना में कर रही है, बिहार में।
तो पटना में कह रहे हैं कि यम्मी हैज बीन पायनियरिंग इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी दो कंपनी है यम्मी और टेस्टी। यम्मी वाले जो है वो एक नए नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मार्केट में। दीज प्रोडक्ट विल गिव देम गुड सेल, इससे उनको अच्छी सेल मिलेगी। नए नए टाइप के फ्लेवर, अभी मैं देख रहा था ये पिज्जा का फ्लेवर भी, उसके भी चिप्स आ गए हैं। फिर कह रहा है कि हाउएवर टेस्टी फूड विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट, कह रहा है जैसा वो बना रहे हैं ना वैसा वो भी सिमिलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यमी फूड्स, टेकिंग अवे द एडवांटेज ऑफ गेन्ड फ्रॉम द फॉर्मर। यानी सारा रिसर्च, सारी फ्लेवर वो बना रही है कौन, यमी वाले, और टेस्टी फूड वाले उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी करके मार्केट में उतार रहे हैं। तो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताओ दोनों कंपनी की और दोनों में से कौन सा सुपीरियर है। ऑब्वियस बात है, जो इनोवेटिव कर रहा है, जो पहले कर रहा है वो सुपीरियर है क्योंकि वो प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, और बाकी जो दूसरा है टेस्टी वाला, वो उसको देख के अपने आप को चेंज कर रहा है, यानी वो रिएक्टिव काम कर रहा है। तो कह रहा है कि यमी फूड जो है, ये वाला जो यमी फूड जो इनोवेटिव काम कर रहा है, जो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहा है, वो प्रोएक्टिव है अपने अप्रोच में। ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड क्या है, रिएक्टिव वाला है। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ प्लान स्ट्रेटेजी वेयर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ अडेप्टिव एक्शन, यानी कि प्रोएक्टिव वाला जो हमारा प्लान स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हमारा अडेप्टेटिव स्ट्रेटेजी का या रिएक्शन का पार्ट होता है टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फिर कह रहा है कंपनी स्ट्रेटेजिकली, द कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड, कह रहा है कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें जुड़े होते हैं, ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है, कुछ प्रोएक्टिव होते हैं एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन, ताकि हम पहले ही सोच के चले अपनी स्ट्रेटेजी को प्रोएक्टिव रखे ताकि हम नए प्रोडक्ट मार्केट में निकाले। इससे क्या होगा कि इंप्रूव होगा क्या, कंपनी की मार्केट पोजीशन, क्योंकि ज्यादा कस्टमर आएंगे हमारे पास, और उससे फायदा होगा तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और रिएक्शन इज अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। तो हमारे पास इससे क्या है, फ्रेश मार्केट कंडीशंस हमें इसके अंदर मिलेंगी, हमें ज्यादा कस्टमर बेस मिलेगा, हमें ज्यादा फायदा होगा। If original resources permit, it is better to be proactive rather than reactive। कह रहे अगर हमारे पास रिसोर्सेस जो हैं, रिसोर्सेज हैं अच्छे, परमिट करते हैं, हमारे पास पैसा है, मनी, मशीनरी, मैन, मटेरियल, ये सारी चीजें हमारे पास है, और हम इनोवेट करके प्रोएक्टिव तरीके से कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या उसी प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, बीइंग प्रोएक्टिव इन एक्सपेक्ट सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल गिव एन एडवांटेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को हमेशा ये लगेगा कि ये कंपनी एक बेटर प्रोडक्ट बनाती है, इनोवेट करती है, नए नए प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, कह रहा है एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टिचिंग टूगेदर, लेकिन क्या होता है प्रोएक्टिव यानी इंटेंडेड स्ट्रेटेजी एंड देन अडेप्टिंग फर्स्ट one piece and then another as circumstances surrounding by the company's situation change for or better options emerge a reactive या adaptive strategy। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जब हम स्ट्रेटेजी बनाने बैठते हैं ना, स्ट्रेटेजी को सिलने बैठते हैं, बनाने बैठते हैं, तो उसके अंदर हम दो चीजें डालते हैं। एक तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी डालते हैं कि हम, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास पैसा है, हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा हम अडेप्टिव स्ट्रेटेजी भी डालते हैं कि अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आई, कॉम्पिटिटर ने कुछ और करा या जो भी चीजें हुई, उस हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, यानी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी हम उसमें डाल लेंगे। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। कह रहा है कि दिस एस्पेक्ट कैन बी अकम्प्लिश बाय यमी फूड्स, और ये काम कौन कर रहा है, यमी फूड कर रहे हैं, वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली अपनी कॉपी में हाथों से लिखना है, पूरा लिखना है सारा क्वेश्चन के साथ, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा। कह रहा है रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन, 15 स्टोर चलाता है दिल्ली में। 4 ऑफ दी स्टोर वर ओपन इन द लास्ट 3 ईयर, कह रहे इसमें से 4 स्टोर तो पिछले साल ही खुले हैं, पिछले 3 सालों में खुले हैं। ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली, कह रहा है उसको लगता है स्ट्रेटेजिकली मैं मैनेज करूं एंड एंजॉय सिग्निफिकेंट सेल
ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या क्या बेच रहा है सर, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, वॉशिंग मशीन बेच रहा है, एयर कंडीशन बेच रहा है, एंड लाइक टिल 4 years बैक, कह रहा है कि जैसे ये पहले 4 साल में बेचता था। With shift to purchase on online store, the sale of the store come down to about 70% in last 4 year। कह रहा है कि क्या हुआ, ऑनलाइन Amazon फ्लिपकार्ट के आने की वजह से उसके जो स्टोर्स थे उसमें सेल्स कम हो गई है, और कह रहा है कि उसकी सेल कितनी कम हो गई है, 70% तक कम हो गई है। यानी जो उसके 100 यूनिट बिकते थे, अब खाली, ठीक है, वैसे इसने लिखा है कि सेल्स ऑफ स्टोर कम डाउन अबाउट 70%, मतलब कह रहा है कि 100 से 70 हो गई है, यानी 30% कम हो गई है, वो ये कहना चाह रहा है। वो ये नहीं कह रहा 70% से कम हो गई है, हालांकि इसको लिखना तो यही चाहिए था, लेकिन उसने लिखा केम डाउन अबाउट 70%। अच्छा, केम डाउन अबाउट 70% है, सॉरी मैं गलत पड़ गया, केम डाउन अबाउट 75% है, मतलब 70% कम हो गई है, यानी कितनी रह गई है, 30% ही रह गई है बेचारे की। सारा काम कौन खा गया सर, उसका सारा काम ऑनलाइन मार्केट खा गई। तो कह रहा है कि उस पर्सन रमेश शर्मा की पोजीशन बताओ क्या है, और इन द लाइट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या कमी रह गई सर, कमी ये रह गई आपकी कि आप भी ऑनलाइन आ जाते, जहां अमेजोन पे सामान बिक रहा है आप भी अपना सामान अमेजोन पे लिस्ट कर देते, आप अपनी वेबसाइट भी बना लेते, आप सोशल मीडिया पे भी अपने आप को प्रमोट करते। तो भैया एनालाइज करें इसकी प्रमोशन पोजीशन क्या है, एनालाइज ये करे कि सर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से इसकी सेल कम हुई, क्योंकि ये अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहा था, इसने अपने आप को अडाप्ट नहीं करा, अडेप्ट नहीं करा, यानी कि इसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी उसमें नहीं था। और स्ट्रेटेजी में हमें दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रोएक्टिव भी होना चाहिए और अडेप्टिव यानी कि रिएक्टिव भी होना चाहिए। इसने रिएक्ट नहीं करा, इसको लगा था, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा था ये तो ऑनलाइन का थोड़ा सा ही है, लोग दोबारा से आ जाएंगे, जैसे आजकल जेप्टो ब्लिंकिट बहुत चल रहा है, तो जो बहुत सारे दुकानदार हैं उनको ये लग रहा है कि भाई शायद ये थोड़े टाइम के लिए फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये चीजें आगे बहुत चलेंगी। क्यों, आपकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि आप जेनजी हो और उनको बैठे रह के फोन पे ही सब कुछ करना अच्छा लगता है। ठीक है, आओ जा। तो इसकी क्या कमियां थी सर, इसकी कमी थी राकेश शर्मा इज फेसिंग डिक्लाइन सेल्स, क्योंकि क्या हो गया सर, क्योंकि लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर टू ऑनलाइन, ऑनलाइन पे चले गए हैं, वाइल ही इज यूजिंग द टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो यूज कर रहा है, प्रोएक्टिव काम कर सकता है, लेकिन सर रिएक्टिव नहीं करा। दे कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंस एज एंड ऑलवेज, कह रहे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी होने की वजह से आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, स्ट्रेटेजी भी क्या होती है, उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे आपको पूरी सक्सेस मिलेगी। तो कह रहा है देयर आर लिमिटेशन अटैच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज फॉलो। क्या हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, याद करो, क्या हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, हमने क्या पढ़ा था लिमिटेशंस में, कुछ याद है आपको, देखो हमने पढ़ा था सर, अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस की बात करते हैं, किसकी, लिमिटेशंस की, तो सर हमने जो लिमिटेशंस पढ़ी थी वो 3 लिमिटेशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी बताओ सर, सबसे पहले तो था कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, उसके अलावा सर टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है, और उसके अलावा सर हम कॉम्पिटिटर के मूव को एंटिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन वो यहां पे ये पूछ रहा है, याद ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनालाइज पोजीशन और लाइट द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन इसके कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, किसके, मिस्टर रमेश शर्मा के। तो मैं यहां पे ये 3 जो है, ये 3 लिमिटेशंस नहीं लिखूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे अपने क्वेश्चन को, आंसर को चेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशन। देखो सबसे पहले कि भाई हमने क्या कहा था सर, हमने कहा था कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इन्वायरमेंट अंडर विच स्ट्रेटेजीज आर मेड क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, हमें कभी नहीं पता इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कब क्या हो जाए, कौन किस कंट्री पे टैरिफ लगा दे, कब टैरिफ हटा दे, कब क्या हो जाए सर, नहीं पता, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर जो आई है
of a new kind of competitor brought a different dimension to selling consumer ड्यूरेबल्स। यानी कह रहा है कि जैसे ऑनलाइन स्टोर आया तो ऑनलाइन में क्या हुआ सर, एकदम से चीजें बदली। लोगों ने अब घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर करना शुरू करा, वो देखना शुरू करा, एनालाइज करना शुरू करा, कंपेयर करना शुरू करा, और उन्होंने फिर टाइम लेके अपना सामान ऑनलाइन मंगाना शुरू करा। क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं, जो 10 to 6 की जॉब करते हैं, क्या हुआ, ऑनलाइन स्टोर विद देयर साइज, क्योंकि देखो ऑनलाइन स्टोर जो था उनके पास पैसा बहुत है, तो साइज पावर कुड कंट्रोल द मार्केट। उससे क्या करते हैं, वो मार्केट कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पता होगा या नहीं भी पता, जब अमेजोन शुरू शुरू में आया था इंडिया में, amazon.in लेकर आया, तो उसने क्या करा, उसने बहुत कम प्राइसेस में सामान बेचना शुरू करा। यानी जो सामान हमें स्टोर पे लेट सपोज 100 रुपए का मिलता था, वही वो प्राइस, वो सामान जो है वो 70 रुपए का देना शुरू करा, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो लोगों को लगा यार ये भी बड़ा अच्छा है, हमें सीधा सीधा 30% सामान सस्ते पे मिल रहा है और घर बैठे देके जा रहा है। हाँ, डिलीवरी टाइम लगता था 3 से 4 दिन, लेकिन सामान सस्ते में मिल रहा है, घर बैठे देके जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर वो कंपनी के पास बहुत पैसा है, वो इस कंट्री में अगर लॉस उठा रही है तो दूसरी कंट्री में फायदा कर लेगी। पर वहीं एक छोटा दुकानदार जिसके खाली 5 स्टोर, 10 स्टोर, 15 स्टोर है, वो इतना लॉस नहीं उठा पाएगा, क्योंकि सर ऑनलाइन वाले पे तो खर्चा नहीं है। उसको तो क्या करना है, वो जैसे ऑर्डर लेगा, वो दूसरे जो भी उसका ऑर्डर जहां से बुक हुआ है उसको ऑर्डर दे देगा, वो उसको डिलीवर करवा देगा। अमेजोन का अपना कहां पे खर्चा है, अमेजोन का अपना तो कोई स्टोर नहीं है, अमेजोन का अपना कोई लॉजिस्टिक नहीं है, अमेजोन का अपना कोई स्पेस नहीं है। उसका तो खर्चा जो भी है उसका ऑफिस का जा रहा है या नेटवर्क का जा रहा है, तो पैसा बहुत है। फिर कह रहा है कि साइज पावर कुड कंट्रोल द मार्केट। जैसे जियो ने मार्केट कंट्रोल करी, एकदम से ही क्या करा सर, नेट का प्राइस, इंटरनेट का प्राइस 0 कर दिया और फ्री में कहा, फ्री में यूज करो। तो सब लोग इंटरनेट यूज करने लग गए। पहले किसी जमाने में इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था इंडिया में। जब कूपन आते थे, हम कूपन स्क्रैच करके फिर 10 MB, 10 MB तो नहीं, 100 MB और क्या कहते हैं 500 MB ऐसे करके हम डेटा लेते थे, और फिर हम नेट चलाने के बाद उसको बंद कर देते थे, क्योंकि कभी कभार अपने आप अपडेट हो जाता था और सारा नेट खत्म हो जाता था और सारा बैलेंस भी खत्म हो जाता था। तो मार्केट को ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि एंड ओवर स्टिफ कंपटीशन टू ट्रेडिशनल स्टोर। उसके बाद सर, उसके बाद अनदर लिमिटेशन क्या है सर, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप इन फ्यूचर। सर हमें पता नहीं है कि फ्यूचर जो है उसमें कैसे चीजें हो जाएंगी, कैसी चीजें हो जाएंगी हमें नहीं पता। तो रमेश शर्मा, ऑल्दो मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली, फेल टू सी हाउ ऑनलाइन स्टोर विल इंपैक्ट द सेल, ये वो फेल हो गया है। फिर कह रहा है ऑल्दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल सर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ही शुड कंटिन्यू टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली, तब भी उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहिए। द चैलेंजिंग टाइम्स रिक्वायर मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। अच्छा नेक्स्ट आगे देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली, बिल्कुल सर हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है सर, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो कह रहा है रमेश शर्मा में कंसिडर एंगेजिंग एक्सपर्ट्स को एंगेज करो टू फाइंड आउट प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, की कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, एंड अट्यून हिज स्ट्रेटेजीज टू बेटर सर्व देम, और अपनी स्ट्रेटेजी को उसके हिसाब से वो चेंज करे, या वो जो चाहते हैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी कस्टमाइज करें। सच कस्टमाइज ऑफरिंग में बी डिफिकल्ट टू मैच बाय ऑनलाइन स्टोर, और ऑनलाइन स्टोर उसको मैच करने में उनको दिक्कत होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ऑनलाइन वाले क्या होता है कि आपको सामान बेचने के बाद अगर आप कोई डिफेक्ट है, तो ऑनलाइन वाले कहते हैं हमने तो नहीं बेचा भैया, हम तो खाली क्या है प्लेटफॉर्म है, जिसने बेचा है उससे बात करो। अब आप उसको फोन करते हो, वो कहता है कि जाके एक आप अमेजोन से बात करो। आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो। बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अभी भी ट्रेडिशनल स्टोर पे जाके सामान खरीदना पसंद करते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर कह रहा है द स्टोर, आखिरी पॉइंट है, द स्टोर ओन्ड बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर विल बी मूविंग स्ट्रेटेजिकली। आप बहुत छोटी दुकान लेके बैठे हो, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, एक मोबाइल में पूरी दुनिया समाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं, सजेशन देना चाहें कि भैया आपको भी क्या करना चाहिए, अब ऑनलाइन आ जाना चाहिए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आओ जरा पढ़ो। कह रहा धर्म सिंह,
द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन होता है सर? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है जो हमारा प्रोडक्शन में मटेरियल को खरीदने का काम करता है, जो खरीदने का सारा प्रोसेस बनाता है कि किससे खरीदना है और कितना टाइम लगेगा आने में, वो सारा काम जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता है। कह रहा है कि धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड, कह रहा है धर्म सिंह जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है। ऑफ साइक्लिक अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी, कह रहा है माउंटेन बाइकिंग के इक्विपमेंट बनाती है वो कंपनी। वाज रिसेंटली प्रमोटेड, यानी इस धर्म सिंह को प्रमोट कर दिया है टू लुक आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट, कह रहा है अब आप सेल्स डिपार्टमेंट को संभालो, प्रमोट कर दिया है अलॉन्ग विद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, यानी खरीदना भी इसी के हाथ में, बेचना भी इसी के हाथ में। हिज सीनियर्स एट द कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा है, टॉप लेवल की बात कर रहा है। देखो आगे देखो, कम ऑन, हैव ऑलवेज लाइक्ड हिज वे ऑफ लीडरशिप, उनको हमेशा इसका लीडरशिप का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था भाई, जो भी इससे मिलता था दीवाना हो जाता था, और एम्प्लॉय तो इसके मतलब एकदम खुश रहते थे इससे। एंड आर assured that he would ensure the implementation of policies and strategy to the best of his capacity, but have never involved him in decision making of the company। मतलब कह रहा है कि भाई वैसे तो उसकी लीडरशिप बड़ी अच्छी है, एम्प्लॉय बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन एंश्योर करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन हो पॉलिसी का वो करें, लेकिन जो पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में उसको कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते। यानी कि ये कि यहां पर है सर, ये फंक्शनल लेवल पे है। वैसे भी आप देखो तो प्रोक्यूरमेंट, सेल, परचेज, ये फंक्शनल लेवल की बात कर रहा है। कह रहा है कि क्या आपकी अप्रोच, यानी उनकी जो अप्रोच है वो सही है? अगर सही है तो अपना आंसर को लॉजिकल रीजनिंग के साथ वैलिडेट करो, ठीक है, अराउंड मैनेजमेंट लेवल एंड डिसीजन मेकिंग। तो हम क्या बताएंगे क्वेश्चन में, आंसर में हम यही बताएंगे, देखो भैया जो यहाँ पे धर्म सिंह है, भले ही आपने उसको प्रमोट कर दिया, लेकिन वो फंक्शनल लेवल पे है, और फंक्शनल लेवल पे जो पर्सन होता है, जो मैनेजर होता है, उसका काम स्ट्रेटेजीज को, प्लान्स को इंप्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। और जो बिजनेस लेवल जो और कॉर्पोरेट लेवल पे जो बैठे हैं, उनका काम होता है फॉर्मुलेट करना स्ट्रेटेजीज को, और स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करना, प्रिपेयर करना उनका काम होता है। तो यहां पे उनकी अप्रोच क्या है, सही है या गलत है, बताओ। देखो कह रहा फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड करता है, किसको? बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल को। ये हमने पढ़ा था, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज, ताकि वो रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज बना सके। This is so because functional manager like धर्म सिंह are closer to customer, क्योंकि वो क्लोजर है कस्टमर के, सप्लायर के, ऑपरेटर्स के, टू द देन द टिपिकल जनरल मैनेजर इज, क्योंकि जनरल मैनेजर कोई इनसे कस्टमर से बात नहीं करता, वो तो अपने बिजनेस में मेन लगा रहता है। लेकिन कौन मिलता है उनसे? फंक्शनल मैनेजर मिलता है। तो फंक्शनल मैनेजर में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब फंक्शनल मैनेजर इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व ना करना। एक्चुअली में देखो, पॉलिसी तो कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल वाले बनाएंगे, लेकिन जो उनको इनपुट मिलेगी वो कहां से मिलेगी? वो सर फंक्शनल लेवल से ही तो मिलेगी। जनरली फंक्शनल लेवल वाले ही बताएंगे उनको कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कैसे टाइप के कस्टमर हैं। तो यानी कि जब भी डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो उसको फंक्शनल लेवल को भी क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि फंक्शनल मैनेजर में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकता है, दैट सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटेजीज, और वही मेजर स्ट्रेटेजीज भी बन सकती है फॉर द कंपनी। Thus, it is important for general managers to listen closely to the ideas of their functional manager and invoicing them in decision making। तो यहां पे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि देखो फंक्शनल मैनेजर वैसे तो पॉलिसी नहीं बनाता, लेकिन वो क्लोज होता है कस्टमर्स के, और उसको एक्चुअल पे, धरातल पे सच्चाई पता होती है हमारे प्रोडक्ट की या हमारे सर्विस की। तो उससे आइडियाज लेके हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए या मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से अपनी पॉलिसीज, अपने डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक कंपनी आई थी, उसने जैसे बॉर्नविटा है वैसे ही उसने एनर्जी ड्रिंक बनाई, चॉकलेट ड्रिंक, माइलो नाम था आई थिंक उसका। आप सर्च करना गूगल पे, शायद मिलेगा आपको माइलो। ठीक है, इंडिया में ये आया। अब इंडिया में ये आया तो इंडिया में आने के बाद ये हो गया फ्लॉप। अब
फ्लॉप हुआ, इसके पीछे फिर कंपनीज ने क्या करा, खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, खर्चा करा, एडवर्टीजमेंट करा, लेकिन फिर भी ये मार्केट में प्रोडक्ट चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? तो पता चला कि सर ये जो इसका डब्बा था या फिर जो इसकी बॉटल थी, उसका जो मुंह था ऊपर का बॉटल का, वो इतना छोटा था, वो इतना छोटा था कि उसके अंदर चम्मच नहीं जा पा रही थी। और हमारे इंडिया में क्या है सर, इंडिया में ये है कि हम जब भी कोई भी चीज हमें बॉटल में डब्बे में से निकालनी होती है, हम चम्मच डाल के निकालते हैं। तो वो चम्मच अंदर नहीं जा रही थी, जिस वजह से लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया या उसको खरीदा नहीं। तो ये क्या है सर, ये एक इंफॉर्मेशन है जो किसको मिलनी चाहिए, टॉप लेवल को, ताकि वो क्या करे, इसकी पैकेजिंग और प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करे, पैकेजिंग में मेनली चेंजेस करे। तो ये कहां से मिलेगा, ये सर फंक्शनल लेवल से ही हमें मिल सकता है। चल, कह रहा है एन इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशनल लेवल, यानी फंक्शनल लेवल की बात कर रहा है, इस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कौन करता है सर, फंक्शनल लेवल ही करते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स एंड इफ दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन, और अगर हम उनको फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व कर ले, अपने आइडियाज बताने के बारे में कहें, द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल इंप्लीमेंटेशन कैन क्रिएट बेनिफिट टू, उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा। तो लास्ट में हम क्या कहेंगे, 10 अप्रोच ऑफ साइक्लिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट, उसको बिल्कुल ही कट कर देना और अपनी डिसीजन मेकिंग में लगे रहना सही नहीं है। आप पॉलिसी बनाओ, प्लान बनाओ, लेकिन फंक्शनल मैनेजर को भी इन्वॉल्व करो, उससे आप इनपुट भी लो, उससे आप डिसीजन मेकिंग पे कुछ बातें भी करो, उसकी बात भी सुनो, ऐसा नहीं है बिल्कुल उसको कट आउट कर दो। फिर कह रहा है कि इनको इन्वॉल्व करना चाहिए किसको, धर्म सिंह को, एज वेल एज अदर फंक्शनल मैनेजर टू इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बताओ बात समझ आई? क्या ये क्वेश्चन इजी था? क्या ये भी आपको राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में? बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब, अपीयरेंस मतलब होते हैं सर कपड़े, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे कि घड़ी हो गई, चेन हो गई, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गए, फर्नीचर, रियल एस्टेट में भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, यानी कि मल्टी डिविजनल कंपनी है। द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ढूंढ रही है। कंसीडर योर सेल्फ एज द एचआर कंसल्टेंट, अगर आप कंपनी के एचआर हो एबीसी लिमिटेड के, यू हैव बीन असाइन द टास्क टू एनलिस्ट द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज बतानी है आपको, क्या बताना है सर, एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द रोल ऑफ सीईओ, क्योंकि सीईओ का क्या रोल होगा, नेम द नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल at the role belongs and to enlist the activities associated with them, यानी कि वो कौन से लेवल पे होगा, सीईओ कौन से लेवल पे होगा। देखो, और क्या क्या एक्टिविटीज उसको करनी होती है। देखो, सीईओ कौन होता है सर, सीईओ टॉप लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। किस पे होता है सर, कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आते हैं। तो सीईओ, सीएफओ, ये भी क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं। दीज इंडिविजुअल ऑक्यूपाई अपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनके पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या पावर होती है, क्या क्या रोल होते हैं इसके, देखो जरा। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट को देखना इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए। मिशन डिफाइन करना, गोल डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी सीईओ का या टॉप लेवल का काम होता है। क्या बिजनेस में हम हैं, व्हाट बिजनेस इज इट शुड बी, हम किस बिजनेस में होना हमें चाहिए। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बिल्कुल रिसोर्सेज को एलोकेट करना डिफरेंट बिजनेसेस में। क्यों? क्योंकि सर हम मल्टीनेशनल, मल्टी डिविजनल कंपनी है। देखो ना, हम कितने सारी चीजें हैं, तो पैसा किस किस में कितना कितना बटना चाहिए, रिसोर्सेज किस डिवीजन में कितने बटने चाहिए, ये भी सीईओ, क्योंकि सीईओ पेरेंट कंपनी की बात कर रहा है जो उन सबको संभालेगा। फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, ये तो हमें पता है सर, फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करवाना, ये भी किसका है, टॉप लेवल का काम है। फिर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारा काम किसका होता है सर, सीईओ का ये सारा काम होता है। क्या ये भी लिखना है? बिल्कुल सर, ये भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। अब आ जाते हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे और समझते हैं जरा कि पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। चलिए गाइस, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी एक बार हमें ये भी आइडिया हो जाए कि सर की
क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में और कैसे उसका हमें आंसर करना है। आओ सबसे पहले मई 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ये कहाँ आया था सर? मई 2023 में आया था। कह रहा है कि मैनेजमेंट एट ऑल लेवल डेवलप स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही। 3 लेवल है मैनेजमेंट के सर, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल। तीनों ही लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक्चुअली में जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बनती है उसको इंप्लीमेंट करता है फंक्शनल लेवल वाला, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी वो अपनी स्ट्रेटेजी तो बना के चलता है। कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। कह रहा है ये बताओ कि वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट मतलब बनाना एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल है, तीनों कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो हमें बताना है। तो सिंपल है सर, सबसे ऊपर हो गए कॉर्पोरेट लेवल पे मुकेश अंबानी जी, उसके बाद बिजनेस लेवल पे हो गए आकाश अंबानी, और उसके बाद जो हमारे फंक्शनल लेवल के मैनेजर हो गए। आओ जरा पढ़ते हैं, और इसको भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जरूर जरूर से लिखना है प्रॉपर तरीके से। कह रहा है एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्ट्रेटेजीज, कम ऑन, वेरियस स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड। अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनती हैं विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऐसी हैं विच आर एज फॉलो। सबसे पहले आते हैं कहां पे हम? कॉर्पोरेट लेवल। कम ऑन, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे। तो कह रहा है हाईएस्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम क्या बताएंगे सर? कॉर्पोरेट लेवल है, हाईएस्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का, और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज आर डेवलप्ड। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। फिर कह रहा है दी स्ट्रेटेजी फोकस। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी का फोकस कहां होता है? कम ऑन, वर्ड याद रखना, वर्ड है कि स्ट्रेटेजी फोकस। वर्ड है स्ट्रेटेजी फोकस किस पे करती है? ओवरऑल डायरेक्शन। कम ऑन, वर्ड क्या है सर? वर्ड है ओवरऑल डायरेक्शन। क्या है वर्ड? मेरे साथ साथ कहेंगे सर, ओवरऑल डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे है, जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बन रही है ओवरऑल डेवलपमेंट डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन। एंड स्कोप किसका? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का। कम ऑन, कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे क्या है? स्ट्रेटेजी फोकस करी जाती है। स्ट्रेटेजी फोकस करी जाती है किस पे? ओवरऑल डायरेक्शन। किस पे? ओवरऑल डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्कोप ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है मेजर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड आती है? अब ध्यान रखना आराम से। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कम ऑन, याद रखना, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कम ऑन, कौन सी स्ट्रेटेजी? ग्रोथ स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। सर रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, जैसे टाटा कंपनी ने नैनो लॉन्च करा, नैनो जो है वो फ्लॉप हुआ। ठीक है, इनिशियली फ्लॉप हुआ, इनिशियली क्या वैसे भी फ्लॉप हुआ, तो उसको फिर भी ठीक करने के लिए कि भाई नैनो चल जाए, उन्होंने अच्छी सी मार्केटिंग करी, एडवर्टीजमेंट करी, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करी, थोड़ी सी कॉस्ट भी उसकी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी नैनो नहीं चली। तो उनको पता था अब ये नहीं चल रहा, अब नैनो का प्लांट हमें बंद कर देना है। उसको कहा जाता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर मार्केट में फ्लॉप हो गया है या उसका सैचुरेशन आ गया है, अब उसको क्या कर दो? वापस ले आओ या उसको अपग्रेड कर दो, दो में से एक काम है। तो कॉर्पोरेट लेवल वाले ही ये क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। कमान, कौन कौन से काम करते हैं सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, मेरे साथ साथ कहेंगे सर, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी, दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तीसरा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, तीसरा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बनता है। अब आते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे। कम ऑन, कहां पर आ रहे हैं? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे। यहां पे कौन से मैनेजर आते हैं? यहाँ पे सर मिडिल लेवल मैनेजर आते हैं, आकाश अंबानी भाई साहब यहाँ पे आते हैं। इनका काम क्या होता है सर? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी डेवलप बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो पहले तो ये बता देंगे कि सर बिजनेस लेवल के अंदर कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड फोकस, इनका फोकस कहां होता है? इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट या डिवीजन पे। जो भी इनका डिवीजन है, अगर सिंगल डिवीजन है तो सिंगल डिवीजन पे फोकस होगा, मल्टीपल डिवीजन है तो हर डिवीजन का जो अलग अलग, हर डिवीजन का अलग अलग जो डिविजनल मैनेजर है या बिजनेस लेवल का मैनेजर है, उसका सिर्फ अपने डिवीजन पे ही क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? फोकस ऑन इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स,
focus on individual business units or divisions within organization। ठीक है, फिर कह रहा है इनकी स्ट्रेटेजी होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कम ऑन याद रखना, क्या स्ट्रेटेजी होती है, अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दोनों बातों में फर्क है, देखो इनका क्या था, इनका था सर स्टेबिलिटी, इनके लिए क्या था, इनके लिए था सर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। तो कॉर्पोरेट लेवल के लिए क्या था, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव, मतलब ऑल दी थ्री स्ट्रेटेजीज, ये स्ट्रेटेजीज उनकी होती है। बिजनेस लेवल की क्या होती है सर, सबसे पहले बिजनेस लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है, अपने पर्टिकुलर डिवीजन पे फोकस करेगा। और ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी में मेन क्या होता है सर, मेन होता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए। मेरे साथ साथ कम ऑन एक बार दोबारा कहेंगे, दीज स्ट्रेटेजीज एम टू अचीव, दीज स्ट्रेटेजीज एम टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज विद इन स्पेसिफिक मार्केट। क्या, अपनी अपनी स्पेसिफिक मार्केट में। जियो इन्फोकॉम अपनी मार्केट में करेगा, रिटेल वाले अपने मार्केट में क्या करेंगे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे कॉम्पिटिशन के लिए। कॉमन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट दिखना चाहिए, एंड फोकस स्ट्रेटेजी। और क्या होती है इनकी, फोकस स्ट्रेटेजी होती है। सर क्या मतलब हुआ, देखो जरा समझो, एक कॉमन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में उनकी होती है कॉस्ट लीडरशिप, यानी हमारी कॉस्ट जो है कम से कम हो, कॉस्ट कम होगी तो हम अपना प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस भी कम रख पाएंगे, जिस वजह से क्या है, हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, चीप नहीं होगा, अफोर्डेबल होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे। फिर डिफरेंशिएशन, हमारा प्रोडक्ट जो है बाकी जो प्रोडक्ट्स है उससे डिफरेंट दिखाई दे, ये आपने पढ़ा होगा इको में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड फोकस स्ट्रेटेजीज, और हमारा जो है स्ट्रेटेजी वो फोकस होनी चाहिए, एक चीज को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। मुझे बताओ क्या बात समझ आई। लास्ट में आता है सर फंक्शनल लेवल। सबसे पहले बताएंगे सर फंक्शनल लेवल कौन सा लेवल है सर, ये कौन सा लेवल है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा है सर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट हेड होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं। फिर हम ये भी बता सकते हैं इसके अंदर कि सर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन एरिया। मेरे साथ साथ कम ऑन, फंक्शनल लेवल पे क्या होता है सर, स्पेसिफिक फंक्शन एरिया सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्स। अब आपको जो भी याद आ रहा है आप लिख सकते हो, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, जो भी फंक्शन आपको याद आ रहा है आप इसमें लिख सकते हो। तो ये तो हमने सबसे पहले समझा दिया कि फंक्शनल लेवल पे कौन होता है। अब हम समझाएंगे इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक्चुअली में इनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल वाले जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये उसी को इंप्लीमेंट करते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए ही, इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यानी कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है ये अलाइन होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए, यानी कि बेस होना चाहिए किस पे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज एंड फोकस ऑन अचीविंग फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इनकी जो स्ट्रेटेजी है, ये जो है स्ट्रेटेजी है, ये बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल, चाहो तो हम यहाँ पे बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी दोनों जोड़ सकते थे कि द स्ट्रेटेजीज, दी स्ट्रेटेजीज, यानी कि द स्ट्रेटेजीज implemented or created या formulated by functional level managers should be in parallel with the strategies made या formulated by कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट एंड बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। इनका मेन फोकस क्या होता है सर, मेन फोकस होता है अपने फंक्शन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना, अपने फंक्शन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना। कि हमने मार्केटिंग वाले को कहा कि भाई आपको अच्छी सी मार्केटिंग कैंपेन बनाना है, बिल बोर्ड लगाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दोनों को आपको एडवर्टीजमेंट में साइन कर लेना है, और कम से कम इस बार साल के हमारे 10,000 यूनिट तो बिकने ही चाहिए, 10,000 कार्स बिकनी चाहिए। तो ऐसे करके क्या है, उसका जो फंक्शन है वो सिर्फ अपने फंक्शन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। फिर जो भी अलग अलग फंक्शनल मैनेजमेंट है वो अपने अपने फंक्शनल के लिए, मतलब फंक्शन के लिए काम करेंगे। These strategy include marketing strategy, financial strategies, operational strategies, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, यानी जिसका जो फंक्शन उसकी स्ट्रेटेजी, बात खत्म। तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, मई 2023 में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आपको अपनी बुक में क्या करना है, कॉपी में राइट करना है, अपने हाथों से प्रॉपर लिखना है। सर ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एज इट इज लिखना है, ठीक है।
कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन क्या है सर? मैनेजमेंट एट ऑल लेवल डेवलप स्ट्रेटेजी, हर लेवल पे डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजी दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के क्या होने चाहिए? अलाइन होने चाहिए। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड होती है ऑन कॉर्पोरेट लेवल, और जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी होती है वैसे तो अपने फंक्शन तक के लिए लिमिट होती है, लेकिन ये बेस्ड होती है कौन सी स्ट्रेटेजी पे? बिजनेस लेवल एज वेल एज कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी पे बेस होती है। फिर कह रहा है आगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द ओवरऑल डायरेक्शन। याद रखना, कम ऑन, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या करता है? ओवरऑल डायरेक्शन। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी फोकस किस पे? अपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे। बिजनेस लेवल किस पे फोकस करता है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे, अपनी स्पेसिफिक मार्केट में, अपनी स्पेसिफिक मार्केट में। और फंक्शनल लेवल वाला जो है, एम होता है उसका किस पे? सिर्फ अपने फंक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था? या आई थिंक 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। और अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आराम से 6 में से कम 5 नंबर आपको जरूर जरूर मिल जाएंगे। मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको समझ आया? इसको लिखना जरूर, देखो बिल्कुल भी ढील मत देना इसको कि हाँ नहीं समझ तो आ गया हम कर लेंगे, नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है थ्योरी सब्जेक्ट में, खासकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में, बच्चे है ना लिखने की आदत नहीं डालते हैं। आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लिखोगे तो ही आपकी मेमोरी में वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि जो क्लासेस देखते हैं, वो एक क्लास अब देखी, दूसरी क्लास 3 दिन बाद देखी, 4 दिन बाद देखी। थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं सच्ची बता रहा हूं, क्लासेस का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। प्रैक्टिकल में तो फिर भी चल जाता है कि भाई 2-3 दिन बाद आपने देख लिया, लेकिन वहां भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा करूं। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट, खासकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ये ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट हैं कि इनमें सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। और आपने अगर देखा होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे भी इसी में फेल होते हैं, ऑडिट में फेल होते हैं और एसएम में फेल होते हैं। एफएम तो एक सहारा मिल जाता है कि चलो हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़े बिना आप पास नहीं हो पाओगे। तो आपको हाथ से लिखने की आदत डालनी पड़ेगी और क्लासेस रेगुलर देखनी पड़ेगी। हो सकता है बीच में एक दिन आप गैप ले लो, कैसे कि जैसे आपने अभी क्लास देखी और इसके एक दिन आपने फिर अपनी रिवीजन करी उसी को लेके, फिर अगले दिन क्लास देखी, ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 दिन बाद क्लास देखना, 4 दिन बाद क्लास देखना, यार भूल जाओगे, सच्ची बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम और पैसे दोनों बर्बाद करोगे। ऐसा मत करना, ठीक है। एक बार में पास होना है तो ऐसा बिल्कुल मत करना, रेगुलरली क्लास देखना। क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 22 में आया था, आओ जरा क्वेश्चन पढ़ो। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंस। कह रहा है कि सारे के सारे हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम्स को काउंटर नहीं कर सकता। हमें पता है सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैसे तो बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस में लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। कह रहा है एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा और हमेशा सक्सेस ही होगी बिजनेस में। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? बिल्कुल सर, हम एग्री करते हैं। और इसका आर्ग्यूमेंट भी दो। सर इसका आर्ग्यूमेंट हम कैसे देंगे? क्योंकि सर इसकी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या होती है सर? कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो जो इसने ये बात करी, सबसे पहले तो जो इसने ये बात करी, हम इसके बारे में बता देंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके अंदर अपनी क्या होती हैं, कुछ फ्लॉज होते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस हमेशा सक्सेस करेगा, ये बात हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और हम फिर लिखेंगे यस वी एग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन और ड्यू टू द लिमिटेशन इनहेरेंट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस, ऐसे करके हमें आंसर देना है। और क्या लिमिटेशंस थी याद करो सर? 3 लिमिटेशंस थी। कितनी लिमिटेशंस थी? 3 लिमिटेशंस। आओ जरा पेज नंबर 2 पे आते हैं और जरा वहां पे पढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पे आ जाओ और मुझे बताओ कौन कौन सी लिमिटेशंस थी। सर देखो, एक तो पैसा बड़ा लगता है, कॉस्टली है, और आप कॉस्टली होने के साथ साथ ये आपका वो भी था, क्या कहते हैं कि कॉम्पिटिटर जो है आप उसको वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि कॉम्पिटिटर क्या मूव करेगा। और इन्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा क्या है, इन्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप पूरे तरीके से क्या नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते।
तो ये लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो लिमिटेशन क्या है सर? इन्वायरमेंट सबसे पहले क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कह रहे इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, बिल्कुल सर। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना हाउ इट विल शेप इन फ्यूचर। यानी कि सबसे पहले हम समझा रहे हैं कि सर देखो, इन्वायरमेंट जिसमें भी बिजनेस रन करता है वो दो होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, जो हमें पढ़ना है। वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाते। कम ऑन मेरे साथ साथ, एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि फ्यूचर में ये इन्वायरमेंट कैसा शेप लेगा। ट्रंप भाई साहब कब टैरिफ लगा देंगे, कितना टैरिफ लगा देंगे, किस कंट्री पे बैन लग जाएगा, किस कंट्री पे सैंक्शन लग जाएंगे, नहीं पता। नेपाल क्या सोच रहा है, श्रीलंका क्या सोच रहा है सर, हमें नहीं पता। चाइना क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता। पाकिस्तान तो वैसे पगला है। चल, फिर कह रहा था ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट, ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर, अबाउट इट्स फ्यूचर, कम ऑन, अबाउट इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टिमेट है अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर शेप में ऑफली गो रॉन्ग। कह रहा हो सकता है कि उन्होंने जो सोचा हो कि यार डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे कह रहा है, वो क्या टैरिफ लगाएगा, चलो हम अपना काम जो है यूएस के अंदर ही अपना जितना भी एक्सपोर्ट है वो और बढ़ाते हैं। उसके पास ऑप्शन आया कि देखो, या तो हम वियतनाम में करें एक्सपोर्ट, यूएसए में करें, यूके में करें। अब जो हमारा यहाँ पे सेलर है, एक्सपोर्टर है इंडिया में, वो अपना ज्यादातर सामान कहाँ बेच रहा है सर? यूएस में बेच रहा है। अब वो सोच रहा है डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, ऐसे ही बोले जा रहा है, पता नहीं लगाएगा नहीं लगाएगा टैरिफ, हमें नहीं लगता टैरिफ लगाएगा। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा माल कहाँ बेचेंगे? यूएसए में, क्योंकि यहाँ फायदा ज्यादा है, डॉलर में पैसा मिल रहा है और लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। वही हमें वियतनाम से भी आया, क्या ऑफर आया, यूके से भी आया, ऑस्ट्रेलिया से भी आया, लेकिन हम किस पे टिके रहे? यूएसए पे, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई। अब फ्यूचर में ऐसा शिफ्ट हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो है वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने सीधा सीधा 54%, 54% का टैरिफ लगा दिया। अब हमारा सामान जो था वो यूएसए में क्या हो गया? महंगा हो गया। तो जो यूएसए के लोग थे, अब उनको क्या है? दिक्कत हो रही है हमारा सामान खरीदने में। जो सामान 100 रुपए का वहां बिकता था, अब वो टैरिफ लगने के बाद 154 रुपए का बिकेगा। अब हमारी स्ट्रेटेजी यहां गलत हो गई, क्योंकि अगर ये मैं ऑस्ट्रेलिया पे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बेचूंगा, यूके को बेचूंगा, तो इन पे टैरिफ नहीं था मेरा, या इतना ज्यादा टैरिफ नहीं था। तो इस वजह से यहां जो मेरे सेल का नुकसान हुआ वो मैं यहां पे क्या कर लेता? पूरा कर लेता। तो वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है फ्यूचर में ऑफली गो रॉन्ग एंड जेपर्डाइज, और आपने जो सोचा था वो भयंकर तरीके से गलत हो सकता है। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ साथ। ऑल स्ट्रेटेजी प्लान्स आपकी भयंकर तरीके से क्या हो सकती है सर? गलत हो सकती है। ठीक है, चल कम ऑन आगे बढ़ो। द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद द सप्लायर, अपने सप्लायर के साथ डील करना पड़ता है, और इन्वायरमेंट का पर्टिकुलरली इफेक्ट होता है। अगला चैप्टर में यही पढ़ना है, इंटरनल इन्वायरमेंट का, और सप्लायर पे, कस्टमर पे, गवर्नमेंट पे एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये हमारे क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। 10, रिलाइंग ऑन, अगर हम सिर्फ रिलाई करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी पे ब्लाइंडली तो हम एब्सोल्युटली गो रॉन्ग, और अगर एनवायरमेंट थोड़ा सा भी टर्बुलेंट हुआ तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? ये नहीं आई? जैसे कि, चलो कोई नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, क्या है सर? टाइम कंज्यूमिंग, मैंने आपको बताया था टाइम कंज्यूमिंग है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रिपेयर करना, कम्युनिकेट करना, कम ऑन, प्रिपेयर करना, कम्युनिकेट करना स्ट्रेटेजीज दैट में इम्पेड डेली ऑपरेशन। इससे क्या होगा सर? डेली ऑपरेशंस मेरे क्या हो सकते हैं? अफेक्ट हो सकते हैं, कि हम बार बार आके समझा रहे हैं ऐसा काम करो, ऐसे करो, अब स्ट्रेटेजी ये है, तो डेली ऑपरेशंस में दिक्कत हो सकती है। एंड नेगेटिव इंपैक्ट, और नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है रूटीन बिजनेस पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। फिर कह रहा है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजाइजिंग आर इंपॉर्टेंट, प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग करना इंपॉर्टेंट है, बट पुटिंग देम इन एक्शन यानी इंप्लीमेंट करना, वेयर द एक्चुअल सक्सेस लाइज, ये थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। सिमिलरली टू अस स्टूडेंट, जैसे हम स्टूडेंट है, प्लान करते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, और उसमें इतना टाइम लगा देते हैं उन सबको एनालाइज करने में कि हम थक जाते हैं और बाद में पढ़ाई ही नहीं कर पाते।
सर हम तो वैसे भी थक जाते हैं, किताबें खोलते ही ना नींद आनी शुरू हो जाती है, चाहे हम स्ट्रेटेजी बनाएं या नहीं बनाएं। ठीक है, चलो ये आपकी बात नहीं हो रही, ये पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, वैसे आप भी पढ़ने वाले बच्चे हो, इंटर में आगे तो हो सकता है कि ना पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा इंटर में है वो पढ़ने वाला तो जरूर है। फिर कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे क्या होते हैं सर, खर्चे होते हैं, बहुत सारे इसमें खर्चे होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, हमें स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को रखना पड़ेगा, आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, क्योंकि हमें एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है, कम ऑन, जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है, नहीं करना भाई, जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है वो इन्वायरमेंट को देख के ही बनानी होती है। इसलिए हमारे अगले चैप्टर यही है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो उसको इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए सर, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। वो एक्सपर्ट्स बड़े महंगे आते हैं, पैसा बहुत लेते हैं। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें यह स्ट्रेटेजीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने के लिए, उसको बताने के लिए एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए, ये क्या पड़ता है सर, बहुत ज्यादा खर्चीला सौदा पड़ जाता है। These can be really costly for organization with limited resources। अगर resources limited है, मैन मनी मटेरियल मशीनरी, ये अगर लिमिटेड है किसी के पास, स्टार्टअप कंपनी है, तो भाई वहां पे आप अगर स्ट्रेटेजी ऐसी लगाने बैठ गए कि इंटरनल एक्सटर्नल का एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, तो भैया इतना पैसा आपके पास नहीं होगा। फिर कह रहा पर्टिकुलरली व्हेन स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट स्ट्रेटेजी टू compete, strategic management requires expert and these experts are costly resources, महंगे पड़ेंगे। फिर कह रहा है इट इज, लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू, मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स हम क्या कर सकते हैं सर, हम कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये चौथा पॉइंट है, इन अ कॉम्पिटेटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्या मेरे साथ साथ कम ऑन, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है किस चीज में, क्लियरली एस्टिमेट, क्या, कॉम्पिटेटिव का रिस्पॉन्स को एस्टिमेट करना, कॉम्पिटेटिव के एग्जाम को क्लियरली एस्टिमेट करना बहुत ज्यादा क्या होता है सर, मुश्किल होता है। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, कम ऑन, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गॉज, गॉज मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, the strategic planning of competitor, because most of these decisions are taken within closed doors। तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाला क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा, क्योंकि वो भी अपनी स्ट्रेटेजी अपने क्लोज डोर्स में, अपने ऑफिस में करते हैं। और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका हम पे इंपैक्ट पड़ गया और इतना अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ गया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।